देन m1x1 प्लस m2x2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। अब डिस्टेंस वाला गेम है, ध्यान रखते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट फॉर्मूला, ठीक है। इस पे हमने कल डिस्कशन किया था, सभी लोगों ने करके भी देखा था। जैसे देखिए बलून है, एग्जांपल देखिए, इस पे एक आदमी को गलत लटका दिया मैंने, कुछ ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। बायंसी इसके ऊपर लग रही है, इसका वेट नीचे है, इसका खुद का एक वेट है, स्मॉल है, ठीक है। वही रेस्ट पे, ये है, ठीक। अगर ये आदमी इसके ऊपर L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चलता हुआ जाएगा, मैन rises by L distance with respect to rope. Find displacement of balloon, ठीक है। बलून कितना डिस्प्लेस करेगा बताइए भाई। नेट फोर्स 0 है, शुरुआती वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। मान लो बलून ऊपर जा रहा है x, कोई अगर नीचे जाएगा, हाँ नीचे जाएगा, लेकिन हम तो मानते हैं ऊपर ना। तो डिस्प्लेसमेंट mx प्लस m l प्लस x बराबर 0। पुट कर लिया, आंसर आ गया। गॉट इट। ऐसे अब थोड़ा सा 2D वाले देखेंगे। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, थीटा है। चलो ये ले लिया L। हाँ बेटे, ठीक है। एक स्मॉल बॉल है, M की, कैपिटल M का मास है। कह रहा है ये अभी तक हमने वेलोसिटी निकाली थी, ये लुढ़कते हुए नीचे जा रहा है, अब वेलोसिटी नहीं निकलवा रहा। अब वो कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वेलोसिटी वाला कंसेप्ट कल देख ही लिया था हमने। अब वो केवल डिस्टेंस पूछ रहा है A से B। When M reaches A to B, displacement of capital M कितना होगा? लॉजिकली सोचिए और बताइए किस डायरेक्शन में लगना चाहिए बच्चों, पहले तो ये बताइए। सभी लोगों को कल खूब मैंने समझाया था अच्छे से, है ना। किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? इस केस में हमको अगर अप्लाई करना है तो किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए? लॉजिकली सोचिए, मैंने कल बताया था आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल में हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हॉरिजॉन्टल में ही हम लगा सकते हैं ड्रिफ्ट फॉर्मूला। दो बॉडीज हैं, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम, दोनों का लगा लीजिए। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज 0, नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल इज आल्सो 0। वर्टिकल की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट होगी क्या आप बताइए? VC vertical not constant और VC horizontal is equal to 0 बना रहेगा all the time। देख लीजिए, VC है सॉरी,
BC। अब तो काम हो गया। चलो मान लेते हैं ये भाई x डिस्प्लेस हुआ, तो mx बड़ा भाई चला, छोटा भाई कितना चलेगा? छोटा भाई ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है हॉरिजॉन्टल में? ये तो चलो मैंने माना x डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वाला बॉडी बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है बताइए जल्दी फटाफट। L plus X। x प्लस एल बराबर 0। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, बस फिगर में लिखना होता है x प्लस एल। गॉट इट भाई। मैं l हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ा और x और आगे बढ़ा, तो l प्लस एक्स चला, बड़ा वाला भाई x चला, बराबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। पुट कर लिया, x की वैल्यू आ गई माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। मोस्टली यही आता है। ठीक। एक बॉल है m की, इधर से चला दिया गया इसको, ठीक है, ये कैपिटल M, इसकी रेडियस r ले लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन m reaches b, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M क्या होना चाहिए बताइए भाई। सब लोग समझदार हैं, निकाल के बताइए। निकाल सकते हैं? गलत है। नॉट एप्लीकेबल। यही तो सीखना है। ये थोड़ी सीखना है कि बस जहां पाए चिपका दें, अप्लाई ही नहीं होगा। होगा क्या? होगा तो बताइए। यार स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्यों आपको। अप्लाई नहीं होगा? मैंने बोल दिया कि अप्लाई नहीं होगा, अब आप सोच के बताइए कि अप्लाई क्यों नहीं होगा। ड्रिफ्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ड्रिफ्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इन हॉरिजॉन्टल VC is equal to m into 0 plus m into u अपॉन m plus m, नॉट इक्वल टू 0। और ये लगता कब है? जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो किसी एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स 0। समझ में आया ना मेरी बात? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल नहीं सकते क्या? क्यों बच्चों, क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं? कोई मुझे बताए, क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं।
ये भाई चला x, तो ये भाई चल रहा है r प्लस एक्स। तो सेंटर ऑफ मास x डैश। अब गुणा भाग करके टाइम निकालो, इसकी स्पीड के हिसाब से इसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है, अब इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी। तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस x डैश निकालना मेन मुद्दा। सेंटर ऑफ मास टाइम में चलेगा, ये x चलेगा, ये r प्लस एक्स चलेगा, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास यहीं बना रहना चाहिए। ये x डैश डिस्टेंस ले लोगे vc इंटू टी। बड़ा मेहनत वाला काम है, निकाला जा सकता है। अब वो नहीं समझ में आएगा, अभी कोई जरूरत नहीं, ये सेंटर ऑफ मास नहीं, कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, लेकिन एक कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास दोनों का इस स्पीड से चल रहा है। तो मैंने मान लिया टी टाइम लगा इसको ऊपर पहुंचने में, टी टाइम में इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सी से सी डैश पे पहुंच गया, ये ए से ए डैश पे पहुंच गया, ये बी से बी डैश पे पहुंच गया। इसने डिस्टेंस ट्रेवल की आर प्लस एक्स, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की एक्स, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की एक्स डैश। अब इनको, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट होना चाहिए, वो अप्लाई करके निकाला जा सकता है टाइम वाइम करके, ठीक है, गुणा भाग करके। मेहनत काम है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो अगर हम एक्चुअली निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, हर जगह पे कहानी अलग होती जाएगी, वेरिएबल करते जाएंगे और बहुत मुश्किल से निकलेगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा, ड्रिफ्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। और वैसे निकालने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक का यूज करते हुए कि ये r प्लस एक्स चला, ये x चला, लेकिन सेंटर ऑफ मास चल चुका है कांस्टेंट वेलोसिटी से इतने टाइम में, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन दोनों की ना इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसकी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मतलब इसकी घटती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vc हो जाएगी, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट फॉर्मूले वाली कहानी थी। ड्रिफ्ट फॉर्मूला, ठीक। एक्सप्लोजन, अगर एक्सप्लोजन हो जाए, हाँ फंक्शन भी मुश्किल है, नहीं रहने दो, दूसरा नहीं निकाल पाओगे, बहुत दिक्कत है ना, उसमें फोर्स फोर्स निकालना पड़ेगा, हर समय नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, ऑल द टाइम नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होगी। एक दो एग्जांपल और करा दूं, चलो एक्सप्लोजन कर थोड़ी देर बाद। हम्म। एम एम, ये लुढ़कते हुए सेम ऊंचाई तक जाएगी क्या, क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम बताना है। कौन सी हाइट गई, क्या हुआ, कुछ नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल में लगा तो फटाक से आंसर आ जाएगा, और ये एल एल दे के रखा है, सेम ऊंचाई तक जाएगी वो, सेम हाइट तक जाएगी, कितना भी एंगल दे रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊंचाई सेम है, ये एल तो नहीं होगा, एल होगा, हाइट सेम होगी। नो सर। क्यों भाई, ये हाइट क्लियर कट सेम नहीं है, ये बेस एल है तो ये हाइट थोड़ी सेम होगी, अलग अलग हाइट, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो बताओ, जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना सीधा सा बच्चों का क्वेश्चन है, फटाफट निकाल बता दीजिए। मान लो एक्स स्पेस हो गया, ठीक है, एम एक्स प्लस एम इंटू टू एल प्लस एक्स, बस पुट कर लीजिए, आंसर 0।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। एक बॉल वैसे कह रहा है, एक ट्रॉली है एम की, इसमें छोटा सा स्लॉट कट है, एक बॉल को छोड़ दिया, वो टकराते 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 जाके स्लॉट में गिर गई। ठीक है, यहाँ से छोड़ा और ये इस पे टकराती, यहीं से कॉर्नर छोड़ा तो ये टकराते, ऐसा कुछ छोड़ा कि टकराते 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 यहाँ जाके गिर गई। मान लो ये दूरी एल है, ये स्मॉल एम की बॉल है, ये कैपिटल एम की ट्रॉली है। डिस्प्लेसमेंट फिर वही काम, एम एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप ड्रिफ्ट फॉर्मूला लगा दीजिए और शुरुआती वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, बस ये कंडीशन ध्यान रखिए, हो जाएगा काम। क्लियर हुआ? कुछ भी कर लो, बस सब में यही लगाना है, हॉरिजॉन्टल में लगा के चलिए और आराम से आपको फॉर्मूला मिलता चलेगा, कहाँ कौन क्या कैसे किधर है। ठीक है, अब जरा एक चलो अच्छा तुम लोग इतनी जिद करते हो। कैपिटल एम की बॉल है, फ्रिक्शनलेस है, म्यू बराबर 0। एक छोटी सी बॉल स्मॉल एम छोड़ दी गई, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? घर के लिए दे रहा हूँ होमवर्क। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पूछ ले। क्यों भाई? when small m leaves contact, displacement of capital M, क्या निकाल सकते हैं आप? बताइए। सर हम थीटा की टर्म्स में निकाल सकते हैं। थीटा की टर्म में निकाल सकते हो? अच्छा, घर पे ट्राई करना। हिंट दे देता हूँ, वर्क एनर्जी भी लगेगी, और वर्क एनर्जी में ये वाला भाई भी इंक्लूड, जो मैंने पहले प्रॉब्लम बताई थी बिल्कुल वैसे ही, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर लीव द कॉन्टेक्ट का कंसेप्ट बनेगा। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे काम चलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसकी कितनी वेलोसिटी है स्फेरिकल वाली, वो ध्यान रखना है बस। वो वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी होगी और वही सेंट्रीपिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v मान लो, और वो mv²/r बराबर mg cos थीटा बनेगा। ठीक, घर पे ट्राई करना, अब हो जाएगा। स्मॉल v रहना रिलेटिव वेलोसिटी, और इसकी खुद की वेलोसिटी कैपिटल v मान लेना, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, k1 k2 u1 u2 पुट करके सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू निकलेगी, और जब v की वैल्यू निकल जाएगी तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा आते ही तुरंत डिस्प्लेसमेंट मिल गया, mx प्लस स्मॉल m cos थीटा r sin थीटा ना, r sin थीटा r cos थीटा, m x प्लस r cos r sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर लगाना। अच्छी प्रॉब्लम है ये, बढ़िया प्रॉब्लम। मैं कराना नहीं चाह रहा था, अभी थोड़ा सोच रहा था कि एक बार अच्छे से आइडिया लग जाए। तो इसमें ड्रिफ्ट फॉर्मूला लग सकता है, कितना डिस्प्लेस हुआ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आपको थीटा नहीं पता होगा ना, क्योंकि इसमें स्फेयर भी चल रहा है। पहले हमने थीटा निकाला था cos इनवर्स 2/3, याद करिए, लेकिन तब ये स्फेयर फिक्स था। अब ये स्फेयर फिक्स नहीं है, इसलिए कंडीशन बदल जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्ट ब्रेक करने के लिए कंडीशन ये बनेगी। मेरी बात समझ में आई? इसलिए ये ध्यान रखना है, v रिलेटिव स्पीड है और इसकी स्पीड ले ली v। ठीक, अब कर लीजिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। बस इक्वेशन बना, एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या होगा?
अब हम बिल्कुल नियर एंड पे आ गए, अभी तक पता नहीं चला पेपर डिले हुआ कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर लंबी क्लास लेके डाउट कंप्लीट करेंगे। और वैसे हो जाएगा आज एक्सप्लोजन और ब्लॉक वाला बता देंगे, कल थोड़ा सा एक वो बचा रहेगा, क्या बोलते हैं, इम्पल्स वाला पार्ट। हाँ इम्पल्स का पार्ट है अभी, ठीक है, तब भी आज कल का दिन लगेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन में डाउट, चलो देखते हैं, हो जाना चाहिए। एक्सप्लोजन की अगर बात करें, कोई भी सिस्टम अगर दे रखा है तो इसकी वीसी की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। इंटरनल फोर्सेस लगते हैं, एक्ट्स, पी नेट रहेगा कांस्टेंट, यानी पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें नियम यही रहता है कि एक्स का मोमेंटम कंजर्व करा लो और वाई का, 3 तरफ जा रहा होगा 4 तरफ जा रहा होगा, तो मोमेंटम कंजर्व करा करके उसके बाद फिर आप मोशन को स्टार्ट करिए, कहाँ जा रहा है, फिर प्रोजेक्टाइल वगैरह लगा दीजिए, ठीक है। एक्स का मोमेंटम कंजर्व, वाई का मोमेंटम कंजर्व शुरुआत में जनरली इनिशियली रेस्ट पे होता है, और रेस्ट पे नहीं है तो जिस वेलोसिटी चल रहा है उसको ले लेंगे कंसिडर। एग्जांपल देखते हैं, सबसे आसान एग्जांपल मेरे हिसाब से, एक एम का था तो 3 भागों में टूट गया, m/4, m/4 और m/2, इन तीनों में भाग गया। ये चला गया 2u स्पीड से, ये चला गया u स्पीड से, ये रेस्ट पे है, एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। जब, हालांकि लॉजिक से भी कर सकते हो, इन दोनों का नेट मोमेंटम इसके मोमेंटम को बराबर रखना चाहिए, तो दो तरीकों से, एक लॉजिक से फटाफट करने वाला, पर नहीं तो नियम यही है, इसका x मान लो y मान लो, m/2 vx प्लस m/4 u बराबर 0, x में m/2 vy प्लस m/4 इंटू 2u बराबर 0। तो vx बराबर आ गया u/2 माइनस u/2, और vy बराबर आ गया माइनस u। तो वेलोसिटी हो गई -u/2 i कैप प्लस u बाई माइनस u j कैप, या वैल्यू की बात करें तो u²/4 प्लस u² √5/2u। इसकी इतनी स्पीड होगी किसी एंगल पे जाते हुए, इधर होगी u/2, इधर होगी u, कुछ इस तरफ जा रहा होगा, थीटा निकालना हो, मान लो किसी के साथ, इसके साथ निकालना हो थीटा, तो tan थीटा बराबर u/2 दैट इक्वल्स टू 2। डायरेक्शन भी निकल जाएगी, तो एक्स वाई लेके सॉल्व कर लो, या लॉजिकली इन दोनों का नेट मोमेंटम इसको कंजर्व कर लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मतलब स्टार्टिंग की हमने, बेसिक कॉमन सा है, कुल मिलाकर के एक्स का मोमेंटम वाई का मोमेंटम कंजर्व करा दी। कई बार कोलिजन में भी इसको यूज कर लेता है, एक बॉल आई इससे टकरा गई, ये इधर जाने लगी, तो इसकी वेलोसिटी बताओ, तो कुल मिला के एक्स वाई की मोमेंटम को कंजर्व करा लिया जाता है बस। तो कोलिजन में भी पॉसिबल है, कोलिजन 2 डायमेंशन में खास करके, अगर सिंपल प्रॉब्लम बहुत सिंपल होगी तो सिंपल एक्स वाई कंजर्व करने से भी निकल जाएगी, वो पूछ लेगा एक की वेलोसिटी दे देगा, इधर दे देगा उधर देगा, तो वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स वाई में अलग से लगा के सॉल्व कर सकते हैं कोलिजन वाले में। एक्सप्लोजन में तो है ही, खैर यही करना ही, एक्सप्लोजन में तो एक ही गेम, सेंटर ऑफ मास जैसे था वैसे ही चले, जहां था जाते जा रहा तो वैसे ही जाए। अब थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम पे आया, इस पे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिल जाती है। चलो ये करते हैं, मैंने बताया था ना मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। जब टॉप पे पहुंचता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, m था, ये बन गया m/3 और ये बन गया 2m/3, ठीक।
ये वाला जो बॉडी थी ये अपने पाथ को रिट्रेस करने लगा। इसको u वेलोसिटी से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा। एट टॉप पोजीशन पे इसको एक्सप्लोर कर दिया। इसको टफ बनाने के लिए वो चाहे जितना भी टफ कर सकता है, किसी जनरल पॉइंट को पकड़ ले, प्रोजेक्टाइल लगा दे, ये लगा दे, लेकिन कंसेप्ट बेसिक कोलिजन का ऐड होगा, मतलब एक्सप्लोजन का ऐड होगा केवल एक, दैट इज एक्स का मोमेंटम एंड वाई का मोमेंटम कंजर्व करना है। इस केस में सिंपल इसने एक्स में ही कंजर्व कराया। एट हाईएस्ट पॉइंट bomb explode in m/3 and 2m/3. m/3 retraces its path. Find position where 2m/3 lands on the ground. Impulse variable mass 2m/3 lands on the ground. किस जगह पे लैंड करेगा? लॉजिकली देखिएगा, समझिएगा। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, शुरुआत में दोनों m जा रहा था u cos थीटा से। अब इसके बाद m/3 अपने ही रास्ते पे लौटा तो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। उसी रास्ते पे लौटने का मतलब उसकी स्पीड वही रखो, उसी रास्ते से लौट आएगा। अब बचा 2m/3, इसकी वेलोसिटी ले लो v, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। हॉरिजॉन्टल में ही बात हो रही है, यहाँ वर्टिकल की बात ही नहीं है, बाद में आएगा तो देखा जाएगा। -m/3 u cos थीटा प्लस 2m/3, इसको इधर लेके चले गए u/3, 4/3 u cos थीटा बराबर 2/3, 3 से 3 कट गया और v की वैल्यू आ गई 2u cos थीटा। तो पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा भाई? सेंटर ऑफ मास, तो जहां जा रहा था वहीं जाके गिरेगा, सेंटर ऑफ मास। दूसरा वाला पार्टिकल कहीं जाके यहाँ गिरेगा 2m/3। इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल से कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं। जरा देखिएगा, ये लैंड करेगा, दोनों को गिरने में समय सेम लगने वाला, दोनों साथ साथ जमीन पे लैंड करेंगे। सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे बना रहेगा। ठीक है, अब चेक करो, ये r/2 है, ये r/2 है, ये कितना होना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताइए। अब इसको देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है, ये m/3 है, ये 2m/3 है, ये दूरी r है, x कितना होगा? इससे निकालो पहले, पता है ना, r/2 होगा। x बराबर कितना आएगा? सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास? m/3 से 2 टाइम्स, 2m/3 से 1 टाइम्स। ये r है तो ये r/2 होगा। पहली चीज तो इससे निकल गया, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, कहाँ गिरेगा? अब देखो, इसकी वेलोसिटी u cos थीटा के हिसाब से ये t/2 समय में r/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब लॉजिकली समझिएगा, u cos थीटा की स्पीड से हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में ये r/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 2u cos थीटा से उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हॉरिजॉन्टल में? r। तो ये डिस्टेंस हो गई r। देख लीजिए, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, वही आ रहा है ना सेम। तो दोनों तरीकों से, प्रोजेक्टाइल वाला गेम भी और नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। कुछ कुछ समझ में आया?
अभी और समझ में आएगा। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आपको जो आसान लगे कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन ये चीज क्या जनरलाइज्ड है, वेलोसिटी पूछ के बॉल इधर गई उधर गई, ये हुआ वो हुआ कर सकता है। केवल पोजीशन पूछने के लिए आप इसके सेंटर ऑफ मास के हिसाब से दोनों की पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ लैंड करेगा तो ये यहाँ लैंड करेगा, सेंटर ऑफ मास जहां जा रहा तो वहीं जाएगा, उसी पोजीशन पे लैंड करेगा। चलो देखते हैं। एक बॉल को फेंका, गई टॉप पे, दो भागों में बढ़ गई। ये 4m ले लीजिए इसको, ये m में बढ़ गई, ये 3m में बढ़ गई, ये फ्री फॉल करने लगी, फ्री फॉल टॉप पे, थीटा पे, u वेलोसिटी से फेंका। कहाँ ग्राउंड में लैंड करेगा बताइए? सेंटर ऑफ मास से देख लीजिए या वेलोसिटी से देख लीजिए। इससे r/6 पे, यहाँ से अगर दूरी निकालें तो r/2 प्लस r/6 और r/2 r/3, ठीक है। तो नहीं तो वेलोसिटी कंसेप्ट से निकालो। 4m जा रहा था u cos थीटा से, m रेस्ट पे हो गया हॉरिजॉन्टल में, प्लस 3m v ले लिया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 u cos थीटा। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? u cos थीटा से r/2 ट्रेवल कर रहा था, तो 4/3 u cos थीटा से कितना ट्रेवल करेगा? 4/3 इंटू r/2, दैट इज 2r/3। मतलब यहाँ से 2r/3 देख लो, r/2 प्लस r/6 इक्वल टू r/3, 2r/3 है ना। दोनों मेथड सही है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। इसमें थोड़ा सा तिरछा कर दे, कुछ और कर दे, तब क्या होगा? तब अच्छी कहानी बन जाएगी। तब पार्टिकल कुछ और तरीके से चलेगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किधर गिरेगा, अब वो प्रोजेक्टाइल बना देंगे। ध्यान दीजिएगा। m/2 और m/2 ये नीचे आने लगा u cos थीटा से, अचानक से ऐसा कुछ लगा कि u से और थीटा से टॉप पे। फाइंड, चलो थीटा की वैल्यू भी देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वैल्यू दे रखी है। मास m है, m/2 फाइंड व्हेन वेयर सेकेंड बॉल will land on ground। इसमें सेंटर ऑफ मास से नहीं निकलेगा,
इसमें सेंटर ऑफ मास से नहीं निकलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगे, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेल मतलब दोनों वर्टिकली साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों वर्टिकली अलग अलग चलेंगे। अब मुझे बताइए वो कहाँ लैंड करेगा, इसी पोजीशन से बता दीजिए। इसको ओरिजिन मान लीजिए, इस पोजीशन से आगे कहाँ गिरेगा वो बताइए। सोचिए, अब इसमें केवल एक्स में वेलोसिटी नहीं है, वाई में भी वेलोसिटी, जल्दी बताइए सोच समझ के। पहले तो वेलोसिटी निकालिए। एम जा रहा था यू कॉस थीटा से, m/2 नीचे यू कॉस थीटा से जाने लगा, ये m/2 किधर जाएगा भाई, vx और vy। y में तो हो गया मेरा काम। मैक्सिमम हाइट से इस बॉल को फेंका गया, इसकी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों पता है, ये 2u cos थीटा है और ये u cos थीटा। कुछ यूं जाएगा ये और जमीन पे लैंड करेगा प्रोजेक्टाइल। आगे काम आप जानते हैं क्या करना, सब कुछ पता है, ये वैल्यू वैल्यू दिए रखी है। इस केस में वो ध्यान रखने को चलना है कि किधर जा रहा है, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी वाला गेम ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी से ही निकालना है, सेंटर ऑफ मास वाला हर जगह अप्लाई नहीं। सिंपल केस था इसलिए डिस्कस हो गया, मतलब वर्टिकल में नहीं जा रहे तब हमने इसको डिस्कस करके निकाल लिया था। क्लियर हो गया ये? अब आगे तो निकाल लोगे ना मेरे ख्याल से। y बराबर -h, x बराबर निकालना है, ट्रेजेक्ट्री लगाना चाहो ट्रेजेक्ट्री लगा दो, इक्वेशन लगाना चाहो इक्वेशन लगा दो, टाइम ऑफ फ्लाइट जिस तरीके से करना चाहो वैल्यू वैल्यू निकाल के तुमको निकालना आता है। मुझे इसको आगे का सॉल्व करना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल में हमने खूब मेहनत कर रखी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब मैं मान लूँ एक्सप्लोजन का केस आएगा तो तुरंत दिमाग लगाना है कि क्या कहना चाह रहा है, और वो मोस्टली प्रोजेक्टाइल में डिस्कस करेगा, ध्यान रखिए। Excuse me, sir. हाँ वो y कंपोनेंट में हमने m का वेलोसिटी 0 क्यों लिखा है? बताओ। उसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी तो होगी ना? ओके सर, ओके सर। आया समझ में ना, कहाँ है ये? टॉप पर। जब टॉप पे होता है तो उसके पास कौन सी प्रोजेक्टाइल, भूलना नहीं है बच्चे, प्रोजेक्टाइल भूल गए तो फिर तो कहानी खत्म। प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है, हर जगह इसका रटा होना गेम होना चाहिए। जब टॉप पे होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती u cos थीटा। है ना। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा आर्टिकल, अगर ये नहीं आता समझ लो कि आपके मैकेनिक्स में आपको बहुत कुछ नहीं आता। क्यों? प्रोजेक्टाइल हर जगह जुड़ जाता है, हर जगह। अभी तक देखिए हर चैप्टर में मैंने प्रोजेक्टाइल यूज किया है, अगले वाले में हर जगह यूज करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रोजेक्टाइल एक अच्छा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है, इसलिए ध्यान रखना। वर्क एनर्जी, प्रोजेक्टाइल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब ऐसे हैं जो वर्सेटाइल हैं, हर जगह लगाया जा सकता है, हर जगह एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों मैंने ऐसा किया था? थोड़ा यस। सा यहाँ गेम, मतलब इस ये जो प्रॉब्लम होगी ये डायरेक्ट प्योर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छी प्रॉब्लम पूछने के लिए वो प्योर प्रॉब्लम अचानक से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे नहीं पूछेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे प्रोजेक्टाइल के साथ, एक्सटेंड कर देंगे कोलिजन के साथ, एक्सटेंड कर देंगे किसी और एक चीज के साथ। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कंसेप्ट केवल यहाँ तक है, इसके बाद फर्दर वो एक नए कंसेप्ट को ऐड करेगा, ये ध्यान रखना। अब टू मास सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम वाला देख लेते हैं, ये भी एक टाइप की प्रॉब्लम है, स्प्रिंग प्लस टू मास सिस्टम। कुछ कुछ चीजें इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो मैं इसको प्रॉब्लम के थ्रू ही कराता हूँ। एच सी वर्मा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है।
ठीक है, m1 m2 ये दोनों रखे हुए। ठीक, 3 बार में बात करेगा। पहला डिस्प्लेसमेंट लेगा, दूसरा वेलोसिटी देगा, तीसरा फोर्स लगाएगा। 3 चीजें हैं। पहले केस में केवल डिस्प्लेस करेगा, फोर्स खींच खांच के फोर्स लगा के बाहर करेगा। दूसरे केस में वेलोसिटी देगा, फिर बताएगा ये कहानी। तीसरे केस में फोर्स लगाएगा। तो इसमें एक बड़ा अच्छा नियम है, जब तक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा तब तक तो ग्राउंड और सेंटर ऑफ मास ही हमारा रेफरेंस है। एट ये कंडीशन हमको याद रखनी है, मैक्सिमम कंप्रेशन एंड elongation, V1 बराबर V2 बराबर VC, that is M1 U1 plus M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमने बात कर रखी है, ये हमने पहले ही बात कर रखी है ना, शुरुआत में की थी ना ये डिस्कशन। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रेम। बहुत अच्छी बात है ये, शुड वाला भी गेम आ जाएगा। ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रेम एज center of mass. If F net is equal to 0, it become ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड भी बन सकता है। ठीक, इफ रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सूडो एंड रिलेटिव वेलोसिटी with respect to center of mass and can apply work energy theorem, forces as external work। जो भी फोर्सेस मिलेंगे उनको उसका एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे समझ में तो अभी प्रोसीजर देख के थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप तब हमको समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले डिस्प्लेस करूंगा, खींचूंगा इसको, कौन कितना चलेगा, x1 x2। सीधा सा नियम आप याद रखिएगा, जो पुराना नियम चल रहा था, m1 से दूरी होती है m2 x अपॉन m1 प्लस x। अगर स्प्रिंग x इलोंगेट होती है तो m1 चलेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो भी लिख लेते हैं। इफ स्प्रिंग elongated या compressed by x with respect to center of mass, m1 move m2x upon m1 plus x, m1 plus m2, and m2 move m1x upon m1 plus m2। इस तरफ चलो, तो शुरू करेंगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा ये जानकारी के तौर पे है बस, मेनली जो प्रॉब्लम है उनके हिसाब से डिस्कस करना, ध्यान दीजिए। एग्जाम सभी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जब फोर्स लगने लगे ना तब शुरू गेम आएगा, तब उसका वर्क डन भी आएगा, तो उसको समझना अच्छे से। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना खास, अभी तो बस इलोंगेट करेंगे वेलोसिटी। दोनों का केस, वेलोसिटी वाला केस आप देख चुके हैं। ठीक है, दिस इज m1, दिस इज m2, इसको x इलोंगेट कर दिया गया।
L1, ये दूरी थी अगर L, तो ये दूरी हो गई L प्लस एक्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो कहीं नहीं चलेगा, ये है x1 और ये है x2। अब जरा समझिएगा, पकड़ा, खींच दिया। Spring is elongated by x slowly. F net 0, VC 0, center of mass at same position. सेंटर ऑफ मास चले गए, जहां था वहीं रहा। अब बताओ, दूरी निकालना कोई मुश्किल तो है नहीं। x1 x2 निकल नहीं जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। मैं देखो निकाल, ये दूरी होगी m1l अपॉन m1 प्लस m2, ये दूरी होगी m2l m1 प्लस m2। सबको पता है ना, अपोजिट रेशियो में मास के डिवाइड होता है, सिखाया था शुरू में सेंटर ऑफ मास। अब ये l प्लस एक्स है, तो ये दूरी कितनी होगी m1 l प्लस एक्स बाई m1 प्लस m2, और ये दूरी होगी m2l प्लस एक्स अपॉन m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास के साथ। तो x1 x2 कितना आ जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, m2x अपॉन m1 प्लस m2, एंड x2 की वैल्यू m1x अपॉन m1 प्लस, इसको याद रखना। अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहीं से निकल करके आया। तो ऐसे केसेस में अगर स्प्रिंग x चलती है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों भाई लोग m2x m1x इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना। ऐसे कंप्रेस कर देंगे तो कंप्रेशन में। दूसरा वाला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, वेलोसिटी वाला गेम, ये सबसे आसान जो हमने पहले डिस्कस किया। ये m, ये 2m, इसको वेलोसिटी दे दी u। फाइंड मैक्स कंप्रेशन और इलॉन्गेशन, ये तो हमने पहले ही सीख रखा है, क्यों भाई? ये तो निकालना सीख रखा है ना, ये तो आसान सा है, क्यों भाई? ये तो पहले ही सिखाया था मैंने। k1 बराबर हाफ ऑफ 2m u स्क्वायर, k2 बराबर हाफ ऑफ m प्लस 2m। vc की वैल्यू कितनी आ रही है? vc बराबर 0 प्लस 2mu बाई 3m इंटू 2u बाई 3 का स्क्वायर। u1 0 था, u2 की वैल्यू हाफ ऑफ kx स्क्वायर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, पुट कर लिया, आंसर। ये वाला हमने देख रखा था, खींचने वाला देख लिया, चला दिया। तो वेलोसिटी वेलोसिटी इम्पल्स इम्पल्स कहता है, एक्चुअली ऐसे नहीं कहता, वो कहता है मैंने इम्पल्स देके इसको वेलोसिटी दे दी। अब जैसे ये दे रखा है, इसको u से चला दिया, इसको 2u से चला दिया। ठीक है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना आएगा? ये तो हमने पहले, इसलिए इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। फोर्स वाला ही मेन है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें सेंटर ऑफ मास मान के सॉल्व करना।
चलिए निकालिए और बताइए जल्दी। एक कर लेंगे। VC की वैल्यू आ रही है 0। K1 बराबर हाफ ऑफ m इंटू 2u का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2m इंटू u का स्क्वायर। K2 बराबर 0, U1 बराबर 0, U2 बराबर हाफ ऑफ K। क्यों V2 0? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0। ठीक है। ठीक है। अब आई बात फोर्स की, सबसे अच्छी प्रॉब्लम, इसी को सीखना है। वो भी समझ में आ गया, उसमें डायरेक्ट याद रहेगा रिजल्ट, इसमें भी समझ में आ गया, डायरेक्ट आपको करने का तरीका पता है। ये सीखना फोर्स वाला, कहीं पे भी फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फलाना, ये सब सिखा रखा है, आता है। फोर्स लगने पे क्या होगा? फोर्स लगने पे हमेशा, अभी कुछ नहीं लगा है, कोई भी कहीं पे भी फ्रिक्शन फ्रिक्शन किसी भी टाइप का फोर्स लगा लो और आप देखोगे बड़ा अच्छा सा गेम है। मान लो ये है M1, M ले लो, चलो टॉप, इसको 2M ले लो, इस पे फोर्स लगा दिया F। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहला काम है, मैंने अभी सिखाया, किसको रेफरेंस फ्रेम मानना है? सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट पे सब पे फोर्स लगेगा। और एक बड़ा अच्छा सा कॉमन सेंस वाइज बात करो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो गया तो मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास तो कहीं चलेगा नहीं, मैं रेस्ट पे हो गया। तो मेरे हिसाब से दोनों ब्लॉक किधर जाने चाहिए? सोच समझ के बताइएगा। M किधर जाएगा और M किधर जाएगा और 2M किधर जाएगा? मेरे हिसाब से मेरा रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास है, मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो गया, मेरे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में M किधर जाएगा लॉजिकली? अभी वेलोसिटी कुछ नहीं दी है। M जाएगा राइट में और 2M जाएगा लेफ्ट में। लोग कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी 0 है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। जी नहीं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जरूर जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं, पहले AC निकालो। हाँ बिल्कुल जाएगा। AC की वैल्यू F/3M। शूडो फोर्स मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हूँ। जब मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हूँ तो मुझसे किसी भी चीज को देखने पे मुझे एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, दैट इज नोन एज, उसका नाम क्या है? सूडो फोर्स। शूडो फोर्स। जब मुझे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखना है तो शूडो लगाना पड़ेगा। किधर लगाना पड़ता है? कितना और किधर? मैंने बताया था शूडो फोर्स के 3 नियम है। कब लगेगा, कितना लगेगा और क्या निकलेगा। यहाँ क्या निकलना नहीं है, कब लगेगा यहाँ भी, वो भी नहीं, यहाँ पर शूडो लगाना है बस। कितना लगना है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। गलत है भैया, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही चीजें तो तुम लोग डाउट क्रिएट करवाते हो। मैंने पहले बताया, तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन, मेरे अपोजिट, दैट्स इट। मैं हूँ सेंटर ऑफ मास, मैं हूँ रेफरेंस फ्रेम, अपने आप को खड़ा रखते हैं रेफरेंस फ्रेम पे। तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन मेरे अपोजिट, दैट्स इट। तुम्हारी मोशन से कोई लेना देना नहीं, तुम चलो मत चलो किधर भी जाओ, शूडो मेरे हिसाब से लगेगा। हाँ तुम्हारा मास यूज करूंगा, मेरा एक्सेलरेशन यूज करूंगा, मेरे अपोजिट, तो शूडो लगाते हैं। इनका नाम लिख लेते हैं F1, इसका नाम लिख लेते हैं F2। F1 की वैल्यू M इंटू F/3M,
2m इंटू F/3m। अब जरा लॉजिकली चेक करो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है भाई? इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 2F/3। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 2F/3। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा गेम बन गया, दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है। अब पहले ही प्रॉब्लम बन गई। ये चला x1, ये चला x2। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही पूछता है मैक्सिमम इलोंगेशन। x बताना है, x1 प्लस x2। x1 वही चलेगा, कितना भाई? x1 2m/3m x, x2 बराबर m/3m टाइम्स x। किसी को डाउट? अगर इलोंगेशन x है, हाँ वही पुराना गेम बताया तो मैंने। अब देखो कितना अच्छी बात कर रहे हैं, ना नेट फोर्स है ना नेट वेलोसिटी, कुछ नहीं होगी इसके रिस्पेक्ट में, कुछ वेलोसिटी ऑफ। ये बहुत ही अच्छा गेम है, पहला केस बनेगा हमेशा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चीजों को देखेंगे तो फर्स्ट केस बन जाएगा। फर्स्ट केस सबसे आसान है। फर्स्ट केस क्या है? वो x1 चलेगा, वो x2 चलेगा बस। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम, K1 भी 0 था, K2 भी 0 था, U1 भी 0 था, U2 की वैल्यू हाफ ऑफ kx²। ओहो, अब कुछ तो 0 केवल हाफ kx² है, कुछ बच रहा है क्या? हाँ जी बच रहा है ना, इनका काम बच रहा है। ये भी तो बाहरी फोर्स हो गए, अब इनका काम नहीं देखेंगे विद रिस्पेक्ट तो वर्क डन एक्सटर्नल 2F/3 इंटू x1 प्लस 2F/3 इंटू x2। x1 प्लस x2 x है, ये हो गया 2F/3 x। सीधे हमेशा ये आएगा, एक पे लगने वाला फोर्स इंटू टोटल इलोंगेशन x। हमेशा किसी एक पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा बाद में, पहले नहीं, पहले तो F लग रहा था, फिर एक्सेलरेशन एक्शन निकाल के शूट लगा के फिर इसके ऊपर एक नेट फोर्स जो इस पे लगेगा वही इस पे लगेगा, अपोजिट हमेशा। बस इनका वर्क डन ध्यान रखना है। वेलोसिटी भी आ जाए तो वेलोसिटी को भी देख के घबराना नहीं है, m1 v1 m2 v2 रिलेटिव रिलेटिव निकाल के उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, देख लीजिए। अब वर्क एनर्जी लगाओ, अप्लाई करो, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आप करेंगे, आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन लग गया तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन को भी फोर्स मान लो। आप देखेंगे सब कुछ कायदे से, जब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप चलेंगे तो सिंपलेस्ट केस बनने वाला। इसको ले लिया m, इसको ले लिया 4m, इस पे लगा दिया f। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, जल्दी से, बस एक बार सीख लीजिए फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से। इतना बड़ा चैप्टर है ये, बहुत परेशान करता है।
8f/5 क्या भी गया उसको, k10 k20 u10 u2 बराबर हाफ ऑफ kx² w एक्सटर्नल 4f/5 x1 प्लस 4f/5 x2 बराबर 4f/5 x, हाफ ऑफ kx² बराबर 4f/5 टाइम्स x, x कट गया, x बराबर हो गया 8f/5k का अंडर रूट, और ये x केवल ही आएगा 8f/5k, रूट नहीं आएगा। एक अच्छा सा करना चाहिए ना वेलोसिटी वाला भी। अब वेलोसिटी भी आ जाए तो कुछ नहीं करना, सब कुछ सेंटर ऑफ मास करना, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। m अब उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का गेम चलेगा, ठीक है। f 2v v, वेलोसिटी भी दे दी हो, वैल्यू वैल्यू देगा वो। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, VC लिखना चाहिए पहले और AC लिखना चाहिए। VC कितना आएगा 4mv माइनस mv 3mv/3mv, VC बराबर V आ रहा है, AC बराबर f/3m आ रहा है, शूडो लगा लो और रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। f/3 f 2f/3 मतलब f/3, ये फोर्सेस लग गया शूडो के। रिलेटिव वेलोसिटी ये V से जा रहा है, AC से जा रहा है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी V, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी -v और -v, 2v -v -v 2v होगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 0 नहीं होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन में 0 ही होना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा। f/3 डायरेक्ट कर दिए, वही यही आएगा हमेशा, अप्लाई आंसर। आई बात समझ में? ध्यान रखना मैंने पूरी कॉम्प्लेक्स कर दी, फोर्स भी लगा दिया, वेलोसिटी भी लगा दिया, फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी लगाओ, डरना नहीं, फ्रिक्शन को फोर्स मान लो बस, फ्रिक्शन की वैल्यू μmg लेके उसके हिसाब से निकालो। मतलब नियम यही है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ये कौन सी वेलोसिटीज हैं, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, बस कहानी खत्म, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, मुझे अच्छी लगती है। अब हम लोग थोड़े से बदमाश डोमेन में आने वाले हैं, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। कल के दिन अब वो बच रहा है वेरिएबल मास, छोटा सा उसमें तो स्ट्रेस फोर्स का गेम है, वो पता हो जाता है, लॉजिकल ट्रिकी तरीका होता है, निकल जाएगा। वेरिएबल मास और इम्पल्स वाले कुछ कुछ क्वेश्चन, इम्पल्स बताइए dp/dt होता है, FDT करके थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पहले पढ़ाई है, तो इम्पल्स पे कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास के साथ उसका क्या रोल है वो देखते हैं, ठीक है। कल क्या बेटे लास्ट में एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल का वर्क डन, इसका कितना होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स F - F/3 कितना आ रहा है, 2f/3 F/3 आ रहा है, क्यों भाई, इस पे तो F/3 आ ही रहा है। ये वाला भाई कितना चलता है, अभी बताया x1, ये वाला भाई कितना चलता है, अभी बताया x2, F1 x1 प्लस F2 x2 तो बन जाता है x1 प्लस x2, इसको F1 एक बार x1, वेलोसिटी भी बता लो। हाँ अरे वेलोसिटी आपने बोली, पिछली वाली प्रॉब्लम देखी नहीं थी क्या तुमने, वही चीज तो है, 4f/4 4f/5 into x1 प्लस 4f/5 into x2,
x1 plus x2 becomes net elongation. है ना? वेलोसिटी मत देखो, पहले इसका वर्क डन देखो। तो ये चल F/3 फोर्स नेट फोर्स है, ये F/3 नेट फोर्स है। ये बाई x1 गया तो ये बाई x2 गया। F/3 into x1 plus F/3 into x2, तो x1 plus x2 becomes x। अभी बताया x1 बराबर कितना आएगा, m x/3m, और x2 कितना आएगा 2mx/3m। दोनों को जोड़ो कितना आएगा, x आएगा। x1 plus x2 की वैल्यू तो x ही आएगी, इलोंगेशन। ठीक है, थोड़ा सा आज इस पे घर पे कॉपी देख करके, नोट्स देख के, वीडियो देख के दोबारा समझने की फिर से एक बार, जिसको इसको समझ में नहीं आए कोशिश करना। अगर मान लो कोई दिक्कत क्रिएट होती है तो कल फिर मॉर्निंग में हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? बाकी कल। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।